चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें बातें तो होती हैं पर बिना बोले, जिसमें चालाकियां हैं और आखिर में एक ऐसा फैसला है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि बिना एक लफ्ज कहे कोई अपना राज कैसे बता सकता है। इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी की, जिनकी सारी बातें पूरी खामोशी में होती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत झील किनारे बंदे मंदिर से। यहाँ हमारे दो हीरो, राजकुमार वज्रमुकुट और उनका बेहद होशियार दोस्त दीवान का बेटा, पहली बार राजकुमारी पद्मावती को देखते हैं। राजकुमार तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है और तभी राजकुमारी कुछ ऐसा करती हैं जो किसी की समझ में नहीं आता। वो एक एक करके 5 इशारे करती हैं। अपने बालों से कमल निकाला, उसे कान से लगाया, फिर दांत से काटा, पैर के नीचे रखा और आखिर में अपने सीने से लगा लिया। अब राजकुमार को तो लगा कि ये शायद ना है, उसका दिल ही टूट गया। उसे लगा अब वो राजकुमारी से कभी मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन उसके चालाक दोस्त को इन इशारों में कुछ और ही नजर आया। उसे लगा ये तो एक कोड है, एक सीक्रेट मैसेज। और यहीं पर कहानी का असली मजा शुरू होता है। दीवान का बेटा एक एक करके उन सारे इशारों को डिकोड करता है। सिर से कमलकांत तक ले जाने का मतलब, मैं कर्नाटक राज्य से हूं। उसे दांत से काटना, मेरे पिता का नाम राजा दंतबाट है। पैर के नीचे रखना, मेरा नाम पद्मावती है। और सीने से लगाना, तुम मेरे दिल में हो। देखा, पूरी पहचान और दिल की बात, वो भी बिना एक शब्द कहे। अब ये सब जानकर राजकुमार की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जिद पर अड़ गया कि हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। और बस यहीं से शुरू होती है उनकी कर्नाटक की यात्रा। कर्नाटक पहुंचकर वो दोनों बड़ी चालाकी से एक बूढ़ी औरत के घर में पनाह लेते हैं। और किस्मत देखिए, वो औरत कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी पद्मावती की पुरानी धाय माँ निकलती है। बस राजकुमार उसे पैसे देकर अपना एक संदेश भिजवाता है। झील वाला राजकुमार आ गया है। लेकिन जब धाय संदेश लेकर लौटती है तो राजकुमारी का जवाब वो नहीं होता जिसकी राजकुमार को उम्मीद थी, बल्कि जवाब तो बड़ा अजीब और सुनने में ऐसा लगता है जैसे वो नाराज हो। और ये जवाब भी इशारों में ही था और पहले से भी ज्यादा उलझा हुआ। पहले दिन धाई को चंदन लगे 10 उंगलियों से थप्पड़ पड़ता है। इसका मतलब था 10 चांदनी रातें इंतजार करो। 11वें दिन केसर लगी 3 उंगलियों से थप्पड़, मतलब मुझे मासिक धर्म है, 3 दिन और रुको। और 14वें दिन तो हद ही हो गई, उसे पश्चिम वाली खिड़की से बाहर ही धकेल दिया गया, जिसका मतलब था आज रात इसी खिड़की से अंदर आ जाना। अब ये सब देखकर राजकुमार तो फिर से निराश हो गया। उसे लगा कि ये सब क्या हो रहा है। पर दीवान के बेटे ने उसे फिर समझाया, घबराओ नहीं, हमें उसके गुस्से को नहीं, उसके पीछे छिपे मतलब को समझना होगा। तो बस आखिरी इशारे को समझकर राजकुमार उसी खिड़की से महल में दाखिल हो जाता है। और आखिरकार इतनी पहेलियों और इंतजार के बाद वो दोनों मिल ही जाते हैं। अब राजकुमार को अपने दोस्त की होशियारी पर बड़ा नाज था, तो उसने पद्मावती को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसके दोस्त ने सारे कोड हल किए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। क्या होता है जब कोड ब्रेकर को ही एक खतरा मान लिया जाए। कुछ दिन बाद पद्मावती दीवान के बेटे के लिए बड़ा स्वादिष्ट खाना भिजवाती है, पर दीवान के बेटे को दाल में कुछ काला लगता है। वो राजकुमार से कहता है, वो जानती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो तुम पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सकती। और अपने शक को पक्का करने के लिए वो खाने का एक टुकड़ा एक कुत्ते को खिलाता है और कुत्ता वहीं ढेर हो जाता है। खाने में जहर था। ये देखकर राजकुमार का तो दिल ही टूट गया। वो पद्मावती को छोड़कर वापस जाने की सोचने लगा। लेकिन दीवान का बेटा वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, हम भागेंगे नहीं, हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। और इसके लिए उसने एक कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाकी भरी योजना बनाई। ये प्लान 3 हिस्सों में था। पहला, राजकुमार को वापस राजकुमारी के पास जाना होगा। दूसरा, जब वो सो रही हो तो चुपके से उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान दागना होगा। और तीसरा, उसके सारे गहने चुराकर वहां से भाग निकलना होगा। देखिए, कहानी कहां से कहां पहुंच गई। एक प्रेम कहानी अब एक साजिश में बदल रही थी। और फिर प्लान पर अमल शुरू होता है। दीवान का बेटा एक योगी का भेष बना लेता है और शमशान में जाकर बैठ जाता है।
और राजकुमार को चोरी किए हुए गहने बाजार में बेचने के लिए भेज देता है। अब देखिए दीवान के बेटे का दिमाग। वो राजा के दरबार में पहुंचकर एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उसने एक शक्तिशाली डाकिनी यानी चुड़ैल को वश में किया है, और सबूत के तौर पर वो राजकुमारी के गहनों और उसकी बाईं जांघ पर बने त्रिशूल के निशान का जिक्र करता है। अब राजा को क्या पता कि ये निशान और गहने तो राजकुमार ने ही योजना के तहत चुराए थे। राजा तो ये सुनकर डर ही गया। उसने उस योगी से पूछा कि ऐसी औरत के लिए क्या सजा होनी चाहिए, और दीवान के बेटे ने बस एक ही सजा सुझाई, देश निकाला। बस योजना कामयाब हो गई। राजा ने बिना सोचे समझे अपनी ही बेटी को चुड़ैल मानकर जंगल में छोड़ आने का हुक्म दे दिया। और जंगल में राजकुमार और दीवान का बेटा पहले से ही छिपे हुए थे। उन्होंने बेसहारा पद्मावती को वहां से लिया और अपने राज्य वापस ले आए। ऊपर से देखने पर तो लगता है कि उनकी ये मुश्किल और थोड़ी कह सकते हैं गलत योजना कामयाब हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये पूरी कहानी ही एक पहेली थी, जिसे एक वैताल यानी एक आत्मा एक राजा को सुना रही थी। ये एक इम्तिहान था। और कहानी सुनाने के बाद वो वेताल राजा से असली सवाल पूछता है, तो बताओ हे राजन, इन सब में सबसे बड़ा पापी कौन है? तो सोचिए जरा, पाप का असली हकदार कौन है? क्या वो राजकुमार है जिसने धोखे की शुरुआत की, या दीवान का बेटा जिसने पूरी साजिश रची, या वो कोतवाल जिसने एक बेगुनाह को पकड़ लिया, या फिर वो राजा जिसने बिना किसी जांच के अपनी ही बेटी को सजा दे दी? और कहानी का जो जवाब है वो बहुत गहरा है। जवाब है, असली पापी राजा है। क्यों? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे, बिना पूरी तहकीकात किए, सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन करके फैसला सुना दिया। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य न्याय करना है, वो भी पूरे विचार और सबूतों के साथ।